हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज नए लेक्चर में ना हमें इलस्ट्रेशन नंबर 12 की चर्चा करनी है। अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक कर चुके हैं। लगभग बेटा हमने 3 लेक्चर लगाए हैं इस यहाँ तक आने के लिए, और मशक्कत भी बहुत की है बेटा। पूरा पहले ट्रेडिंग अकाउंट समझना और कल एक दिन में P&L अकाउंट भी समझा है हमने। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 12 कहता है कैलकुलेट द जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या चीज होती है अभी हमें नहीं पता। ठीक है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालना है, वो हम निकाल देंगे। इतना लंबा चौड़ा कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, मुझे एक पेज का फॉर्मेट बना हुआ चाहिए, पूरा बिल्कुल फ्रेश पेज से शुरू करना। पूरे पेज का फॉर्मेट बना दो। फॉर्मेट क्या है बेटा? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और ऊपर लिखना, सुन लो बेटा, ऊपर लिखना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना फॉर द पीरियड डैश डैश डैश, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी पीरियड मेंशन नहीं है। ठीक है जी, फटाफट से इतना काम कर दो जल्दी से। बेटा फॉर्मेट रेडी कर दो सब फटाफट से। चलो जी, सब सामने देख रहे हैं प्यारे बच्चे। बेटा बहुत सारी आइटम्स गिवन है। मैंने कल भी ये बोला था बेटा जब ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं, मैं अभी भी एक बात बोल रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में दिए गए 9 खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने 9 खर्चों की लिस्ट बनाई बेटा। वो याद करने बहुत 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 ज्यादा आसान है। अगर इनडायरेक्ट खर्चे याद करने पड़े ना बेटा, जो P&L अकाउंट में खर्चे जाते हैं, तो सर 90 याद करोगे, 90 और नजर आ जाएंगे। एक दूसरी फर्म के अकाउंट्स देखोगे, 90 याद करने के बाद दूसरे 90 नजर आ जाएंगे, और दूसरे 90 देखोगे तो तीसरे 90 नजर आ जाएंगे। याद नहीं हो सकते P&L अकाउंट के खर्चे, कभी कोई लिस्ट नहीं याद कर पाया आज तक। ठीक है ना जी? तो बेटा वो 9 खर्चों पे बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ जो ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े हैं, रट मारो उसको बेटा, और भूलना नहीं उसके बाद कभी भी। उसके अलावा जो कुछ रह जाए सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट। ठीक है जी। अब बेटा बहुत सारे बच्चों का नंबर आएगा जिन्होंने कहा है कि हमने पढ़ा है। ठीक है जी, और बाकियों का नंबर कल आएगा। और कल बेटा 5-5 बार नंबर आएगा एक एक बच्चे का, जो आज ये खड़े हुए थे साथ। ठीक है जी, सबसे पहले गौरी, ट्रेडिंग अकाउंट में पहली आइटम कौन सी लिखते हैं बेटा? बाबू सबसे पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। लिख देता हूं मैं फटाफट से, टू ओपनिंग स्टॉक। बेटा कोशिश करना मेरे साथ साथ आप भी लिखते रहो। ठीक है जी, कोशिश करना मेरे साथ साथ लिखते रहो, ताकि मैं ये चाहता हूं कि मेरा क्वेश्चन खत्म हो, इधर से आपका भी खत्म हो जाए, आपके लिए ये वाली चीज होमवर्क ना बने। तो बेटा आप सबने लिख दिया मेरे साथ साथ टू ओपनिंग स्टॉक, और बेटा समझाना भी है, क्योंकि आज समझाने वाली जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ओपनिंग स्टॉक बेटा 2 लाख का गिवन है, तो मैंने बेटा अमाउंट लिख दी है 2 लाख रुपए। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद ना बेटा आप ये देखते चलो कि मुझे क्या क्या गिवन है, उसी सीक्वेंस में लिखते चलते हैं। परचेजेस गिवन है 19 लाख रुपए की। प्यारे बच्चों परचेज की अमाउंट सीधा बाहर मत लिख देना। क्या करेंगे बेटा? पहले इनर कॉलम में लिखेंगे परचेज को 19 लाख रुपए, तो परचेजेस 90 लाख। हार्दिक, ये मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि ये नेट परचेसेस नहीं है। अभी इसमें से परचेज रिटर्न माइनस होगी, जो नेट परचेसेस बचेंगी वो जाएंगी बेटा आउटर कॉलम में। तो माइनस का मैं बेटा, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर ये मेरी बात आराम से सुन लेना। मैं किसी भी आइटम को ढूंढने नहीं जाऊंगा। मैंने लिख तो दिया परचेज रिटर्न। अब ऐसा ना हो बेटा आप ढूंढते फिर रहे हो परचेज रिटर्न कहां है, परचेज रिटर्न का ऐसा भी हो सकता है सेकंड लास्ट आइटम गिवन हो। ठीक है जी, मेरे पास इतना टाइम है ना, मैं वेला हूं इतना। मेरे को ये पता है कि परचेज रिटर्न माइनस होगी होगी माइनस, फिर आएगी अमाउंट। ठीक है जी, जब आएगी तब देखेंगे। आगे बढ़ते चलो, जैसा गिवन है बेटा वैसे चलते चल।
सेल्स 25 लाख रुपए गिवन है, क्या करूं अनुज? कहा इनर कॉलम में, कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। लो जी, बाय सेल्स इनर कॉलम में लिखने हैं 25 लाख रुपए। अनमोल भाई क्यों नहीं लिख रहा मैं आउटर कॉलम में? अनमोल भाई क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि नेट सेल्स नहीं है, ये नेट सेल्स जाएगी ना बेटा, अभी सेल रिटर्न माइनस होगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कॉलम तो बना दो सेल्स रिटर्न का, जब आएगी तब देखेंगे, इतना अपडेट हो जाए बेटा आपकी नोटबुक में सबकी। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी की अभी तक? बढ़ जाए आगे, चलो जी बाबू बढ़ते हैं आगे। परचेज रिटर्न दी हुई है 70,000 की और सेल्स रिटर्न दी हुई है 1 लाख रुपए की, बहुत बढ़िया। परचेज रिटर्न 70,000, सेल रिटर्न 1 लाख रुपए, 25 में से एक चला गया बेटा, 24 लाख रुपए की फिगर बाहर आ गई। 19 लाख में से 70,000 चले गए, 18,30,000 रुपए बाहर आ गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बढ़िया। शौर्य, टोटल ट्रेडिंग अकाउंट में कितनी चीजें जा सकती हैं टोटल? टोटल 5, 3 इधर 2 इधर। ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो बात अलग है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट खुद की नो की है, पर हम समझते ऐसे ही है कि टोटल 5। ओपनिंग स्टॉक चला गया, परचेज चला गया, कुछ डायरेक्ट खर्चे आ सकते हैं, आने देते हैं। नेट सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक, गिन के 5 आइटम जा सकते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट है चाहे वो ग्रॉस लॉस है, वो 6th आइटम है, वो बैलेंसिंग के लिए। टोटल गिन के 5 ही आइटम आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर हम ये याद नहीं कर सकते ना आज तक, जब मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, तो क्या ही याद करेंगे? वैसे मैं तेरे ना बड़े तारीफ करता रहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं गलती कर देता हूँ कई बार तेरी तारीफ करके। इससे ज्यादा सही तो हाफ एटली से पहले ही पढ़ रहा था भाई। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। मुझे एक आइटम दी हुई है वेजेस 80,000। राघव क्या कहते हो, वेजेस कौन सा खर्चा? ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है बेटा, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वालों को वेजेस दी जाती है, और बेटा फैक्ट्री के सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट है, ऑफिस के सारे खर्चे पी&एल अकाउंट है। तो बेटा लिख दो टू वेजेस 80,000, कोई स्पेस नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये बात मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ की भी बता देता हूं बेटा, ठीक है? बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे बताना भी बहुत जरूरी है, मैं कोई लाइन नहीं छोड़ता हूं बेटा, मेरे ऑफिस में भी यही सब अकाउंट्स बनते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ का भी पार्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट। बेटा अगर मैं एक भी लाइन छोड़ दूंगा नीचे, मैं इसी फाइनेंशियल रिपोर्ट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करने वाला हूं भैया। सीए के साइन की यही तो वैल्यू है। अगर मैंने साइन कर दिया और बाद में किसी ने बीच में कुछ लिख दिया, तो इतना सा भी स्पेस नहीं छोड़ते हम, मौका ही नहीं देते कि कोई बीच में कुछ लिख दे। तो यहाँ कोई भी लाइन नहीं छूटनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बात है, और अभी आप थियोरेटिकल लाइफ में हो, आपके लिए भी यही बात है, कोई लाइन नहीं छोड़नी कहीं से कहीं तक। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। वेजेस लिख दी 80,000, उसके बाद एडवर्टाइजिंग 12,000। स्पर्श भाई क्या कहते हो, एडवर्टाइजिंग 12,000 कौन सा खर्चा है? ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट? बेटा जो ट्रेडिंग अकाउंट के 9 खर्चों की लिस्ट है वही लिस्ट है, अगर वहां नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? पी&एल अकाउंट में ही जाएगा। एड मैंने कभी नहीं पढ़ाया भैया, आज तक नहीं पढ़ा। तो कहां का खर्चा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है। सुनो जी, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बेटा, 2-3 लाइन का स्पेस अपनी मर्जी से छोड़ दो। ठीक है जी, मैंने 2-3 लाइन का स्पेस अपनी मर्जी से छोड़ दिया, और मैं उसके बाद लिख रहा हूं बेटा टू एडवर्टाइजिंग, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होते ही तुरंत बिना लाइन छोड़े प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल होगा, बिल्कुल उसके तुरंत बाद स्टार्ट हो चुका है पी&एल अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना शुरू हो गया। ठीक है पुत्र, चलो जी, एडवर्टाइजिंग का खर्चा हो गया 12,000। उसके बाद सैलरीज 1,78,000। चावला जी कहां दिखाऊं बेटा सैलरी को? 1,78,000 रुपए की सैलरी है ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश तेरे हौसले को और झूठे हौसले को। पी&एल अकाउंट का पार्ट है बेटा, ऑफिस में काम करने वालों को सैलरी दी जाती है 1,78,000 रुपए। जितनी तो वीडियो देख के आया ना बेटा, अभी निकाल दूंगा सारी वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आइटम दी गई है बेटा, रेंट एंड टैक्सेस 62,000 रुपए। पारस, रेंट एंड टैक्सेस 62,000 कहां जानी चाहिए?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने कभी ट्रेडिंग अकाउंट में 9 खर्चों में नाम ही नहीं लिखवाया भैया आज तक, और जिसका नाम नहीं लिखवाया मैं चुपचाप लिखता रहूंगा बेटा लाइन लगाकर उसको, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो बेटा रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस 62,000। आगे बढ़ते, लाइटिंग 15,000 रुपए का लाइटिंग का खर्चा दे रखा है। आराधे कल भी आई थी आई ना, लाइटिंग कहां दिखाऊं, पीएनएल अकाउंट में। बेटा मैंने ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट में पहली आइटम लिखी हुई है फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग। या तो बेटा तू मुझे ही कह दे कि ये लाइट फैक्ट्री में इस्तेमाल हुई है, तो मैं दिखा दूं ट्रेडिंग अकाउंट में। तूने मुझे कुछ नहीं कहा, तूने मुझे कहा बस लाइटिंग का खर्चा है 15,000। भाई लाइट की जरूरत तो ऑफिस में भी है, अगर तूने सिर्फ लाइट लिखा तो मैं तो भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लूंगा ये ऑफिस का है, और ऑफिस में ही डालूंगा बेटा। ठीक है जी, फैक्ट्री वर्ड लग जाएगा आगे तो ट्रेडिंग अकाउंट, वरना बेटा मेरे लिए पीएनएल अकाउंट का खर्चा है। तो बेटा मैं दिखा देता हूं लाइटिंग 15,000 रुपए पीएनएल अकाउंट में। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। कमीशन पेड 2,400 रुपए, बाबे कैसा एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट का। ठीक है जी, आज तक नहीं पढ़ा है भैया और कहीं। कमीशन पेड 2,400 टू, कमीशन पेड मेरे साथ साथ चल रहे हैं ना बेटा नोटबुक में, 2,400 वो भी मत भूल जाना। आगे बढ़ते हैं, कमीशन रिसीव्ड 6,000। युवराज कमीशन रिसीव्ड 6,000 रुपए, बाबू कहां दिखाऊं, पीएनएल में कहां पर, कौन सी साइड, बाय साइड दिखाऊंगा बेटा। कमीशन रिसीव हुई है, इनकम है, दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट हो जाती है आखिर। बस बेटा ये गड़ा के ना रखना कि डेबिट साइड लिख रहा हूं, सारी आइटम ही डेबिट साइड लिख रहा हूं। अरे भैया रिसीव हो रही है, इनकम है, दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है, ये है मेरी क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड वुड बी द क्रेडिट साइड। तो कमीशन रिसीव हुई है दिखा दो बेटा। अब सुनना काम की बात, यहां मैंने बिल्कुल टोटल के नीचे लिख दिया, यहां एक लाइन छोड़ देना, समझदार को इशारा काफी। क्यों, क्योंकि बेटा अभी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होगा इस पहली लाइन में। और कुछ यहां समझदारों का क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे कैसे पता लगा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, व्हाई नॉट ग्रॉस लॉस, हो सकता है क्वेश्चन। पहले बच्चों मैं ना क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से पढ़ता हूं, तुम्हारी तरह नहीं पढ़ता जैसे तुम पढ़ते हो, क्योंकि क्वेश्चन देगा कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, मुझे पक्का पता है ग्रॉस लॉस आ ही नहीं सकता। ठीक है ना जी, इसलिए बेटा वो एक लाइन छोड़ देना। समझ में आ रही है बात, कमीशन रिसीव हुई है बेटा 6,000 रुपए, मैंने एक लाइन छोड़ी, अगली लाइन से लिख दिया बाय कमीशन रिसीव्ड 6,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, 14 नंबर का चैप्टर है बेटा, यहां अगर नंबर दे आए ना मेरे से ज्यादा दुख किसी को नहीं होगा। ये मेरी स्ट्रेंथ है और आपको बार बार मालूम हो जाएगा ये स्ट्रेंथ है, मैं हर जगह पे साबित कर दूंगा ये। चलो खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। कमीशन रिसीट के बाद ट्रेवलिंग के कुछ खर्चे हुए हैं बेटा 4,800 रुपए। सात्विक क्या कहता है, ट्रेवलिंग के खर्चे कहां पर, पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आज तक नहीं बढ़ाया बेटा ट्रेवलिंग का कोई खर्चा 4,800। आओ टू, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 4,800। भैया जिसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट याद नहीं है ना, कल याद करके आना, ऐसा भी हो सकता है कल मैं बैच चलाऊंगी ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सुन रहा हूं सबसे 9 ऐसा भी हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ बेटा पिटाई होगी कल बहुत ज्यादा, जिनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस 9 याद नहीं है, क्योंकि मैं 9 याद कराना चाहता हूँ, 90 से बचना चाहता हूँ। ऑफिस एक्सपेंसेस 3,500 रुपए, अक्षरा कहां दिखाऊं बेटा, पीएनएल ऑफ, पहले भैया नाम ही देख लो, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस के खर्चे तो जाते ही कहां है भैया, पीएनएल अकाउंट में जाते हैं 3,500 रुपए, दिखाओ जी। तो ऑफिस एक्सपेंसेस 3,500। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 22,000 रुपए, प्रणित कहां दिखाओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 22,000, पीएनएल अकाउंट में दिखाएं, ट्रेडिंग में तो कभी पड़ा ही नहीं भैया। अगर मैंने कोई लोन लिया है उसकी ब्याज दे रहा हूं, खर्चा तो है ही भैया बिजनेस का, दो जी ब्याज, 22,000 रुपए की ब्याज है बाबू। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स 22,000। चलो जी
बढ़ते हैं आगे। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 2800। इलेश कहा आना चाहिए? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 2800। पीएनएल कौन से साइड? क्रेडिट साइड। बहुत ही बढ़िया यार, जिसने क्रेडिट साइड सोचा है ना बेटा, वो बहुत सही सोच रहा है और आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे। क्यों बेटा? आपने इन्वेस्टमेंट करी है, हो सकता है ना किसी कंपनी के शेयर में ही करी हो वो इन्वेस्टमेंट, और अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, शेयर खरीदने के बदले में जो रिटर्न में मिलता है बेटा, उससे डिविडेंड बोलते हैं। कहता है आपको डिविडेंड मिला है इन्वेस्टमेंट पर, ये मेरा खर्चा नहीं हो सकता बेटा, कभी भी, हमेशा ही इनकम है। ठीक है जी, और इनकम है तो कहां जानी चाहिए? ऑन द क्रेडिट साइड। तो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 2800 मेरी इनकम है, बाय डिविडेंड रिसीव्ड लिख देता हूं बेटा मैं। ठीक है, किसी की कोई परेशानी अभी तक? कुछ भी? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट बात समझ में आई? क्यों मेरी इनकम है? इन्वेस्टमेंट सब समझते हैं भैया। इन्वेस्टमेंट में फ्लैट में भी कर सकता हूं, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी भी खरीद सकता हूं, किसी कंपनी का डिवेंचर भी खरीद सकता हूं, शेयर्स भी खरीद सकता हूं, एफडी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, कहीं भी कर सकता हूं ना। उस इन्वेस्टमेंट से बेटा मुझे इनकम आ रही है। कैसी इनकम है? चाहे इंटरेस्ट इनकम है, चाहे डिविडेंड इनकम है, चाहे रेंटल इनकम है, सारी इनकम यहीं आएंगी बेटा। ऑल ओके? चल आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, खुशी कहां जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 35,000 रुपए। उज्जवल कहां दिखाऊं? पीएनएल अकाउंट। दुनिया के सारे खर्चे, सारे लॉस डेबिट होते हैं बेटा, डेबिट साइड ही लगे रहो खर्चे और लॉस को दिखाने में। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 35,000। कल वैसे मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा ज्ञान दिया था, जिन्होंने वीडियो देखी है उनको बहुत अच्छे से पता होगा। डेप्रीसिएशन चैप्टर में यूज होती है टर्म बार बार, और मैंने कहा था मैं सब लिंक कर दूंगा। कल मैंने बहुत कुछ लिंक करने की कोशिश करी जो पुराना पेंडिंग था। चलो आगे बढ़ते हैं। कैरेज आउटवर्ड 1400 रुपए, इसका नंबर रह गया। सो पीएनएल अकाउंट में जाएगा बेटा। आउटवर्ड का मतलब सब समझते हैं, ये कैरेज सेल्स से रिलेटेड है बेटा। सेल के भी सारे खर्चे पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। अगर ये कैरेज इनवर्ड होता या कुछ भी ना होता, सिंपल वर्ड कैरेज होता, तो बेटा आप चाहे उठाकर देख लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने वर्ड लिखवाया हुआ है कैरेज, लेकिन इसके साथ लिखा है कैरेज आउटवर्ड, मतलब सेल से रिलेटेड कैरेज है। मतलब कि दुकान में मेरे कस्टमर आया, सामान निकाल चुका है 50,000 का, मेरे को पता है भैया 20% मैंने कमा लिया, 10,000 कमा चुका हूं। उसकी दुकान मेरी दुकान से बेटा कुछ कदमों की दूरी पे है, या समझ लो बेटा 2-4 किलोमीटर की दूरी पे। उसने कहा जी सामान बेच देना। मैंने कहा जी पहुंच रहा है सामान, मैं क्यों मना करूंगा भैया, 10,000 कमा चुका हूँ, अगर 100 रुपए खर्च भी दिए, 50 खर्च भी दिए रिक्शा के, तो क्या फर्क पड़ गया? ये जो मैंने रिक्शा वाले को भाड़ा दिया, यही बेटा कैरेज है। लेकिन ये कैरेज आउटवर्ड है क्योंकि सेल से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो कैरेज आउटवर्ड बेटा 1400 रुपए दिखा दो। कैरेज आउटवर्ड 1400। बढ़ाते हैं बात को आगे। लॉस बाय थेफ्ट 25,100 रुपए। हाँ कैशव कहा दिखाएं? पीएनएल अकाउंट। मैंने तो कभी कोई बताया नहीं कि चोरी का कोई भी नुकसान ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है बेटा। दुनिया के सारे लॉस डेबिट होते हैं, अभी भी डेबिट करते रहो। लॉस बाय थेफ्ट 25,100 रुपए। चलो लास्ट वन। गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 50,000 रुपए। गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। जसप्रीत कहां जाना चाहिए? पेंडल अकाउंट कहां पर दिखाऊं? बाय साइड, ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि आपने पैसा कमाया है। दुनिया के सारी इनकम, सारे गेन्स क्रेडिट होते हैं बेटा, तो क्रेडिट कर दो 50,000 रुपए बाय गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 50,000। अब सुनना प्यारे बच्चों 2 मिनट मेरी बात।
बैलेंसिंग करनी है, लेकिन उससे पहले एक आइटम रहती है। ट्रेडिंग अकाउंट में एक आइटम मिस नहीं दिख रही है आपको? कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वैसा ऐसा हो तो सकता है कि क्वेश्चन में 0 हो, पर 99% नहीं होगा, हो तो सकता है 1%। यहाँ दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, और वैसे मैं बता देता हूँ बेटा, ये सब कुछ तो भैया एक मेरे को टेबुलर फॉर्म में बनाकर सारी फिगर वहां दे दी। क्लोजिंग स्टॉक इस टेबल से बाहर क्यों है, मैं इसका भी रीजन दूंगा। ठीक है जी, लेकिन पता आपको मेरी चीज भैया एक टाइम के बाद ही बताई जा सकती है, तो बताऊंगा जरूर इसका रीजन। इलस्ट्रेशन 12 दिमाग में छप गया, नाम भी दूंगा, रेफरेंस भी दूंगा इलस्ट्रेशन 12 की। 2.5 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, दिखा देते हैं। चलो जी दिखाओ बेटा क्लोजिंग स्टॉक। 2.5 लाख रुपए। अब बेटा क्या करना है, दो अकाउंट है, दोनों की बैलेंसिंग करनी है। प्लीज सामने देखना। अब रुक जाओ, जितना कॉपी में लिखना था आपने लिख लिया, 5 मिनट मेरे हैं बेटा। बाबू अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड का टोटल करूंगा इन रफ, जो हाईएस्ट टोटल है दोनों तरफ लिख दो, बैलेंसिंग करो। ये दिख रहा है बेटा मुझे 26.5 लाख रुपए, 24 लाख और 2.5 लाख, 26.5 लाख। ये 2,18,30 यानी कि 20,30 और 21,10, 21,10,000 दिख रहा है, क्या ज्यादा दिख रहा है भैया? ठीक है जी, 26.5 लाख को दोनों तरफ लिख दो, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, और बैलेंस निकाल लो बेटा। यहां पर बैलेंस आएगा, गद्दा लगवाता हूं अभी तेरे लिए भाई, आराम से बैठ। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सामने देखेंगे चीजें, बिल्कुल सामने देखो बेटा। इस साइड का टोटल 26,50,000, इस साइड का टोटल 21,10,000। 21,10,000 को माइनस कर दो, ये आएगा बेटा शायद 5,40,000 रुपए। क्या लिखा है मैंने, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा अकाउंट में जाएगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, चाहे ग्रॉस लॉस होता। पीएनएल अकाउंट की शुरुआती या तो ग्रॉस प्रॉफिट से होगी या ग्रॉस लॉस से होगी, तीसरी कोई आइटम नहीं हो सकती, दो ही है। अब बेटा इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आओ। अब सुनना, काम की बात है ये बेटा, जब भी कोई चीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाती है, डेप्रीसिएशन चैप्टर से बोल रहा हूं ये मत, उसकी दो शर्तें होती है बेटा। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की दो शर्तें होती हैं। क्या दो शर्तें होती है बेटा, साइड बदल दो। इस तरफ किस साइड लिखा है, टू साइड, तो बेटा जब दूसरी तरफ दूसरे अकाउंट में जाएगा तो साइड बदल के जाएगा, कहां जाएगा, बाय साइड। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब भी कोई चीज जाएगी दो शर्तों के साथ जाएगी, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा। नाम ग्रॉस प्रॉफिट लिखना नहीं है, नाम अकाउंट का लिखना है। ये ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा अकाउंट में निकला, ट्रेडिंग अकाउंट में निकला। तो देखो लिखना तो चाहिए, देखो बिल्कुल करेक्ट, अगर मैं वर्जन की बात करूं तो बिल्कुल करेक्ट वर्जन तो ये है, बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखो। लेकिन मैं बता देता हूं बेटा, एक प्रिजम्पशन चली आ रही है, एक प्रथा चली आ रही है कि इसको लोग ग्रॉस प्रॉफिट ही लिखते रहते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। चलो ठीक है, वो भी ठीक है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखना नहीं चाहिए, लिखना चाहिए बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, मैंने लिख दिया बेटा 5,40,000 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़े बाबू। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। मेरे को ना बहुत अच्छे से लग रहा है बेटा कि यही टोटल बहुत ज्यादा है, 5,40,000 अकेला इन सब पे भारी है, इन सब पे भारी। ये 2-2.5 लाख के खर्चे ही दिख रहे हैं मुझे तो, मोटे मोटे बात करूं तो बेटा इस साइड का टोटल करा इन रफ, इस साइड का टोटल करा इन रफ, जो ज्यादा हुआ दोनों तरफ लिख लिया, यही ज्यादा होगा यही दोनों तरफ चिपका दिया। ठीक है जी, तो जो रिजल्ट आएगा इस तरफ वो क्या आएगा, तो नेट प्रॉफिट, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, तो नेट प्रॉफिट। अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूं 11 मिनट है मेरे पास, मैं एक अच्छा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं इससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन है ना बेटा, आपको कहा कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू। अरे भैया ये क्या चीज होती है, जीपी समझ में आ गया, एनपीवी समझ में आ गया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या भला है बेटा, समझते। बाबू एक बात बताओ, अभी ना मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट निकाला ग्रॉस प्रॉफिट, उसको ब्रॉट डाउन करा, और पी एंड एल अकाउंट का रिजल्ट निकाला नेट प्रॉफिट। ठीक है, मैंने बहुत सारी इनकम को जोड़ा। अब राघव सुन ले बेटा, ये बात है आराम से, नई बात है सबके लिए, नई बात है। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारी इनकम को जोड़ा, और पी एंड एल अकाउंट में बहुत सारे खर्चों को माइनस करा। जब बेटा इन सारी इनकम को जोड़ दिया, इन खर्चों को माइनस कर दिया, तो जो रिजल्ट आया बेटा उसका नाम है नेट प्रॉफिट।
अगर बेटा मैं इन खर्चों को और इनकम को दो पार्ट में क्लासिफाई करना चाहूं तो कर सकता हूं। बेटा कौन से दो पार्ट? बेटा यहाँ बहुत सारी इनकम है, मैं एक इनकम को बोल सकता हूं बेटा कि ये ऑपरेटिंग इनकम है, और कुछ इनकम को ऐसा भी बोल सकता हूं जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और ऐसे ही बेटा अगर मैं खर्चों की बात करूं तो बहुत सारे खर्चे हैं, कुछ खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, कुछ खर्चे बेटा नॉन ऑपरेटिंग भी हैं। मतलब बेटा ऑपरेटिंग इनकम क्या चीज हुई है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग क्या चीज हुई है, ऑपरेटिंग खर्चे क्या हुए, ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चे क्या हुए। वैसे मैं बता देता हूँ, एक बड़ी छोटी सी लिस्ट है, मैं अभी कहूंगा ना हाथ रख के रट्टा मार दो, अभी सारे तैयार हो जाओगे तुम। ये 11 मिनट भी खराब नहीं होंगे, एक ही मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है जी। पर बेटा मैं 1 मिनट वाला काम करना नहीं चाहता ना, टेम्परेरी काम नहीं करते। 12th में भी सेम कंसेप्ट है, वहां खर्चों की लिस्ट अभी 4-4 है, वहां 40-40 हो जाएगी। ठीक है जी। तो अगर आज समझा दूंगा तो कल 40 पे भी मेहनत नहीं करूंगा। अब सुनना काम की बात। यार ये ऑपरेटिंग इनकम क्या चीज है, नॉन ऑपरेटिंग क्या चीज है, देखो मैं समझाता हूं। मान लो ये 5 स्टार जनता की दुकान है बेटा, अगर कोई भी इनकम मुझे इसी दुकान से रियलाइज हो रही है, देखो नाम है ऑपरेटिंग इनकम, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से हो रही है इनकम। अगर कोई भी इनकम मुझे इस दुकान की वजह से हो रही है ना बेटा, तो उसे मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन अगर कोई इनकम ऐसी है जो इस दुकान की वजह से नहीं हो रही पर हो रही है मुझे, ऐसी इनकम को बोलूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कि बिजनेस चलाने की वजह से नहीं हो रही मुझे ये इनकम। जैसे कि मैं एक समझाता हूं, एग्जांपल देता हूं। 5 स्टार जनता जिनका भी है, उन्होंने ना एक फ्लैट खरीदा हुआ है और रेंट पर चढ़ाया हुआ है, नोएडा में उनका एक फ्लैट। ठीक है, 50,000 रुपए महीना रेंट पर चढ़ा हुआ है बेटा, 6 लाख रुपए उनको रेंट आता है। एक बात बताओ, जब P&L अकाउंट बना रहे होंगे, अगर एक आइटम आए रेंट रिसीव्ड, दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? यहां पर दिखाओगे। अब मुझे ईमानदारी से बताना, वो ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग? दुकान से हो रही है इनकम, 6 लाख रुपए उनको रेंट रिसीव हो रहा है, सब क्या है नाम में, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बिजनेस ऑपरेट करने से तो नहीं हो रही ना। समझ में आ रही है बेटा बात, कि रेंट रिसीव होना एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव होना ऑब्वियसली ऑपरेटिंग। उन्होंने क्या करा, हल्दीराम से कहा जी माल बेच दो, उन्होंने कहा जी 2 लाख का माल खरीदोगे तो इतना डिस्काउंट चल रहा है हमारे यहाँ, उन्होंने जी भेज दो, हमारे लिए 2 लाख कुछ है नहीं। उन्होंने भेज दिया, डिस्काउंट मिल गई। भैया दुकान चला रहे हो तभी मिल रही है डिस्काउंट, ये दुकान ना चला रहे होते कभी ना मिलती। क्या डिस्काउंट रिसीव यहाँ दिखाया जाता है? दुनिया की सारी इनकम दिखाई जाती है, दिखाई जाता है डिस्काउंट रिसीव। बेटा क्यों मिल रहा है डिस्काउंट? दुकान चलाने की वजह से तो मिल रहा है। क्या ये ऑपरेटिंग इनकम है? समझ में आ रही है बात? अच्छा एक बात बताओ, 5 स्टार जनता ने एक एफडी भी करा रखी है बेटा बैंक में, 10 लाख रुपए की, वहां से ब्याज आया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, यहाँ तो रिकॉर्ड पक्का किया होगा बाय इंटरेस्ट रिसीव। अब मुझे बता दो, दुकान चलाने की वजह से या नहीं? दुकान चलाओगे, नहीं चलाओगे, ताला लगा दो, ये तो इनकम आएगी आएगी बेटा। तो कैसी इनकम को क्या बोलते हैं बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब एक बात बताऊं, जितनी आइटम कहोगे उतनी ऐड कर दूंगा, सब बता दोगे खुद। इसे बोलते हैं समझाना। अब मैं बोलता हूं बेटा, उन्होंने वो फ्लैट जो नोएडा में 1 करोड़ का खरीदा था, 1 करोड़ 10 लाख का बेच दिया। 10 लाख रुपए की इनकम हुई फ्लैट बेचने से, दुकान से हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अगेन नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। बात समझ में आती है? क्या क्या एग्जांपल दे दिए, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, 4 ही हैं बेटा, 3 हो गए, चौथा भी सुन लो। 5 स्टार जनता ने बेटा रिलायंस के शेयर खरीदे हुए हैं 25 लाख रुपए के। रिलायंस ने आज डिविडेंड की घोषणा करी, उन्हें डिविडेंड मिल गया 25,000 रुपए। दुकान चलाने से इनकम हो रही है 25,000? दुकान चलाने से तो नहीं हो रही। तो यानी कि डिविडेंड रिसीव होना भी एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बात समझ में आती है? 4 ही थे, चारों बता दिए। डन। इसके अलावा जो कुछ नहीं बताया सब ऑपरेटिंग इनकम है, ध्यान रखना। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब कल 40 ऐड करूंगा 12th में, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कंसेप्ट तो क्लियर ही है? ठीक है। तो बाबू नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो बहुत सारी, अभी 4 हैं। ठीक है, कल बढ़ेंगी जब 12th में बढ़ेंगी। लेकिन मैं अब एक आपसे ना एक बात का डिस्कशन कर देता हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा कैसे। मैंने अभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एग्जांपल दिया, कैसे निकलेगा सुनना। अब बहुत काम की बात है बेटा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में, सुनना बेटा बात, देखो यहां बहुत सारी इनकम है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम जोड़ देते आप, यहां ऑपरेटिंग इनकम भी लिखी है, नॉन ऑपरेटिंग भी लिखी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब समझ रहे हो, सिर्फ इस दुकान से जितना प्रॉफिट हुआ मैं वही निकालना चाहता हूं। तो बेटा अगर जीपी में सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम जोड़ देते और सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर देते,
तो जो रिजल्ट आता है बेटा उसका नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जीपी में अगर मैं ऑपरेटिंग इनकम जोड़ देता और सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर देता तो जो रिजल्ट आता है बेटा उसका नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ में आती है बात? ठीक है जी, अगेन रटवाऊंगा कुछ नहीं, ठीक है, समझते चलो बेटा। हाथ पकड़ा दूंगा भैया बहुत अच्छे से, गला पकड़ने की कोशिश कोई आप कहते रहोगे चाहते रहोगे कि रटवाया जाए, मैं रटाऊंगा नहीं बेटा। अच्छा तो ये बताओ बेटा, अगर मैं कहूं क्वेश्चन में मैं नेट प्रॉफिट तक पहुंच चुका हूं, यहां तक पहुंच चुका हूं और मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो निकलवा दोगे? समझदार तो देखो सोच लेंगे। मैं एक बात बताता हूं, नेट प्रॉफिट तक कैसे पहुंचाऊंगा? मैंने जीपी में ये भी जोड़ दिया होगा, ये भी जोड़ दिया होगा, मैंने ये भी माइनस कर दिया होगा और ये भी माइनस कर दिया होगा, चाहे वो ऑपरेटिंग अच्छा था नॉन ऑपरेटिंग था, चाहे वो इनकम ऑपरेटिंग थी या नॉन ऑपरेटिंग थी, दोनों जोड़ दिए दोनों माइनस कर दिए, तभी तो एनपी तक पहुंचा। अब मैं एनपी तक पहुंच चुका हूं, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अरे इतना क्या मुश्किल है भैया, जब मैं हर चीज समझा रहा हूं, जब आपको यहीं से सिखा रहा हूं, तो बेटा मुश्किल कुछ नहीं होगा। अब सुनना, मैंने ये इनकम भी जोड़ दी होगी और मैंने ये खर्चे भी माइनस कर दिए होंगे, तभी तो यहां पहुंचा। अब मैंने क्या सोचा, मैंने कहा अच्छा मैं एनपी तक पहुंच चुका हूं, मुझे ओपी तक जाना है, करते हैं। मैंने कहा भैया नेट प्रॉफिट तक पहुंच चुका हूं, मैंने ये खर्चे माइनस कर दिए होंगे, क्यों माइनस कर दिए, तो करने ही नहीं थे, चलो करो ऐड बैक। मैंने ये इनकम भी जोड़ दी होगी नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, क्यों जोड़ दी, मुझे तो ये निकालनी नहीं थी बेटा, बाबू कर दो माइनस। अगर आप ऐसे भी सोचो तो बेटा ये भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही निकल गया। इतना क्या रटना, दो फॉर्मूला है और आपके सामने बनाए मैंने तो भैया। ठीक है जी, कैसे निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? जीपी में सिर्फ ये जोड़ दो, सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम, सिर्फ दुकान की इनकम, सिर्फ दुकान के खर्चे माइनस कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो दुकान का प्रॉफिट ही तो आएगा। और मैं कहूं तो भैया मैं तो सारे खर्चे माइनस कर चुका हूं, सारी इनकम जोड़ चुका हूं, मैं तो पहुंच ही एनपी तक गया हूं, और अब क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल, तो भी क्या फर्क पड़ता है, ये खर्चा माइनस कर चुका हूं, ऐड करो, इनकम जोड़ चुका हूं, माइनस कर दो, अभी भी वहां पहुंच जाओगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से देख लो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम की एक लिस्ट है, आओ जी उस लिस्ट को मैं अपडेट कर दूं। रेंट रिसीव्ड, चार ही बोली थी बेटा, चार ही लिखूंगा, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अभी तक बताओ जी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? नॉन ऑपरेटिंग खर्चों की लिस्ट भी बना दी इसी चार्ट में। नॉन ऑपरेटिंग खर्चे सामने देखना बेटा, बाबू अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मैंने फ्लैट खरीदा था 1 करोड़ का, आज 90 लाख में बेचना पड़ा, 10 लाख का नुकसान था, दुकान का नुकसान है, नॉन ऑपरेटिंग नुकसान है कि नहीं है? पक्की बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड आपके लिए कभी ऑपरेटिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं ये भी बताता हूँ, लॉजिक है। अभी अभी मत लिखने पे ध्यान दो, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो, 3-4 मिनट मिलेंगे लिखने के लिए, 3-4 मिनट, बीएसटी का बैच लेट शुरू कर दे। बाबू इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड किसी भी हाल में, किसी भी हाल में आपके लिए ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूं बेटा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंटरेस्ट और डिविडेंड सिर्फ फाइनेंस कंपनी के लिए होता है। फाइनेंस कंपनी किसको बोलते हैं बेटा? बैंक को बोलते हैं टेक्निकल भाषा। ये बात 12th में भी बताई जाएगी, अभी भी सुन लो, बैंक को क्या बोलते हैं हम टेक्निकल भाषा में? फाइनेंस कंपनी, जिनका काम ही फाइनेंस का। अब एक बात समझो, ये ब्याज दे रहे हैं, आप बैंकों में अकाउंट खोलते हो ब्याज देते हैं बैंक, भैया बैंक का रोज का काम है, उसका धंधा है ब्याज देना, उसके लिए ऑपरेटिंग खर्चा है, उसके लिए वही दुकान है। हमारे लिए ब्याज देना और डिविडेंड देना कभी ऑपरेटिंग नहीं होता, बैंकों के लिए ऑपरेटिंग होता है, क्योंकि बैंक का काम है ब्याज देना भैया, उसकी दुकान ही वही है। उसका काम कैसे चलता है? ब्याज ले लेके लोन पर और आपको ब्याज दे दे देके, यही दुकान है उसकी। उसके लिए चीजें ऑपरेटिंग है, उसके लिए इंटरेस्ट मिलना भी ऑपरेटिंग है, उसके लिए इंटरेस्ट देना भी ऑपरेटिंग है। हमारे लिए ना इंटरेस्ट मिलना ऑपरेटिंग है, ना इंटरेस्ट देना ऑपरेटिंग है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी। अब एक चीज प्रैक्टिकल होकर सोचना, नॉट इमोशनल, इमोशनल नहीं होना बेटा। चैरिटी, कोई ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है। एक बात बताओ बेटा, मैं ये बिजनेस चला रहा हूँ, कल को एक चेयर टूट जाती है, मैं उसके मेंटेनेंस पे पैसे खर्चना हूँ, ऑपरेटिंग, मेरी दुकान है भैया,
ठीक है जी। या मेरे को इस टिक की दोबारा जरूरत पड़ती है, मैं और खरीदता हूं बेटा, ऑपरेटिंग, मेरे बिजनेस का खर्चा है। प्रिंटर के पेपर खरीदता हूं, ऑपरेटिंग, मेरी दुकान के खर्चे हैं। लेकिन बेटा नीचे कोई गरीब पैसे मांगने आता है, दान दे देता हूं मैं, दुकान का खर्चा है, दुकान का तो खर्चा नहीं है भैया। तो ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा, चैरिटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही बात। अब बेटा नॉन ऑपरेटिंग खर्चों में क्या जाते हैं, जो या तो दुकान के खर्चे नहीं है वो, ये चारों वही है, या कुछ चीजें बिजनेस में अनयूजुअल है, कई सालों में एक बार होती हैं, वो भी जाती है नॉन ऑपरेटिंग में। और वो बेटा लिस्ट में एक ही है, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। क्या बिजनेस में बेटा आग रोज रोज लगती है, ये तो एक अनयूजुअल इंसिडेंट है बेटा। किसी किसी बिजनेस में पूरी जिंदगी नहीं होता, किसी किसी बिजनेस में 10-20 साल में एक बार हो जाता है। तो बेटा ये अनयूजुअल चीजें हैं, इन्हें भी हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की ही कैटेगरी मानते हैं, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। ठीक है जी। अभी आपने बेटा ये सब नोट करना है, कल आएंगे 12th इलस्ट्रेशन पे, थोड़ी सी बात और करेंगे, 13th इलस्ट्रेशन पे बात करेंगे, और फिर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस सुनूंगा। थोड़ा सा ही कल लेक्चर चलेगा, कल मैंने बेटा बैंड बजानी है, मैं पहले बता, मुझे सब कुछ याद हुआ चाहिए, जहां यहां तक मैंने जितना करा दिया इस चैप्टर में। रख रहे आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।